केमिस्ट्री ने लेके ना होना तू कदे परेशान, लीड लगा ले और बढ़ा ले थोड़ी सी साउंड, चाल सिखाऊं मित्र तन्ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राम राम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई थिंक बढ़िया ही होंगे सबके, बढ़िया नहीं होंगे तो कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। पिछले कुछ दिनों से लेक्चर रेगुलर नहीं आ रहे, उसका रीज़न ये है कि मैं आया हूँ ट्रेनिंग पे बिहार, और यहाँ वीकेंड पे होती है छुट्टी 2 दिन, तो 2 दिन सोचा कहीं अपना घूमा है आसपास, जैसे अपना दार्जिलिंग है वहाँ निकल गए थे। बढ़िया बढ़िया से फ़ोटो खींचे मस्त, मतलब फ़ोटो खींचने के लिए पैसे लगा रहे हैं हम लोग भी, है ना। खैर, अगर आपको देखने हैं तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ जाके देख सकते हो थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ भी मेरी। खैर, आज का हमारा टॉपिक है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 लेक्चर लास्ट के बचे हुए हैं, एक आज का जहाँ हम कलर के बारे में और 1-2 टॉपिक के बारे में और बात करेंगे, और एक आपका आइसोमेरिज्म का, ठीक है। और उसके बाद आपका ये लेक्चर खत्म हो जाता है। कलर से पहले हम समझते हैं, या फिर एक और बात कर लेते हैं। देखो, टेलीग्राम पे मैं एक पीडीएफ अपलोड करूंगा जिसमें एचबीएससी के और सीबीएसई के पीवाईक्यूज होंगे। एचबीएससी के भी पिछले 4-5 साल के और सीबीएसई के पिछले 4 साल के। तो आप उन क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हो, ठीक है। और अगर और ज़रूरत होगी तो एक बुक आती है ओसवाल की, वो ओसवाल वाले हर साल मेरे को भेजते हैं, उसकी पीडीएफ बना के चैप्टर वाइज मैं डाल दूंगा, उसको भी आप पढ़ सकते हो। उसमें टेस्ट वगैरह दे रखे हैं, उसमें सोल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। वैसे ज़रूरत है नहीं, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी मतलब बाद में अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो इनको, ठीक है। फिलहाल तो क्या करना, चैप्टर पढ़ना, उसके बाद क्या करना, जो पीडीएफ में दूंगा जिसमें एचबीएससी और सीबीएसई के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस होंगे पिछले 4-5 साल के, ठीक है। आपको उनको देख लेना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ठीक है। कंबाइन क्वेश्चन बन के जो आता है, जैसे केस स्टडी आते हैं, या 3 नंबर का क्वेश्चन में 3 पार्ट आगे, वो कैसे कैसे आते हैं वो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। कवर हमने सारे क्वेश्चन इन लेक्चर में कर लिए। चलो अब बात करते हैं अबाउट दी कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हम समझते हैं कि कलर क्या है। रंग बड़ा खेल है इसका, जो काले हैं उनको गोरा होना है ना। क्यों होना है भाई, ऐसे ही अच्छे हो यार। तो कलर समझते हैं। कलर एक्चुअल में क्या है। कलर कोई एक ऐसी परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी कंपाउंड की। जैसे अभी मेरी ये टी शर्ट आपको दिख रही होगी स्काई ब्लू, कुछ लड़कियां होंगी कुछ शेड बताने लग जाएंगे इसका, नहीं ऐसा नहीं, स्काई ब्लू हमारे लिए स्काई ब्लू है ये। तो स्काई ब्लू टी शर्ट है। अब अगर मैं थोड़ी सी एनवायरमेंटल कंडीशन बदल दूं, यानी इसी चीज को आप अंधेरे में लेके जाओ, कि आपको स्काई ब्लू दिखेगी? नहीं दिखेगी, कैसी भी नहीं दिखेगी। अगर आप इसको दूसरे प्लेनेट पे लेके जाओ, स्काई ब्लू नहीं दिखेगी, कुछ और कलर दिखेगा। ऐसा क्यों है? कलर परमानेंट नहीं है, कलर एक टेम्परेरी चीज है। और ये आता कैसे है समझो। मान लिया मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देगा? यहां से एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होंगे। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वो एक्साइट होगा, एनर्जी मिलने से वो न्यूक्लियस से दूर भागता है, न्यूक्लियस से वो दूर भागेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ये बोर मॉडल में। एनर्जी मिलने से ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, थोड़ी देर वहां रहेगा, धीरे धीरे वो एनर्जी को खर्च करेगा, ठीक है। खर्च करने के बाद वो वापिस आएगा, वापिस आया। अब अगर ऊपर जाते हुए उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, तो वापिस आते टाइम वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है। और जिस वेवलेंथ की एनर्जी वो रिलीज करेगा, उसी वेवलेंथ का कलर हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम कलर को देख पाते हैं। अब अगर ये टी शर्ट स्काई ब्लू आपको दिखाई दे रही है, तो इसका रीजन ये है कि जो लाइट आ रही है उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, मतलब अपने हायर स्टेट में जा रहा है, और वापस आते टाइम स्काई ब्लू कलर की वेवलेंथ वो इमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको टी शर्ट कैसी मिलेगी? ऐसे। अब अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओ जहां पे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का अमाउंट अलग हो, अमाउंट अलग हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे धरती पे वो इलेक्ट्रॉन अगर इतनी हाइट पे जा रहा है, इतनी हाइट पे, तो
क्या पता किसी दूसरे प्लेनेट पे वो इतनी हाइट पे चला जाए, अगर इतनी हाइट पे गया सेम एनर्जी में तो वो, मतलब सेम एनर्जी नहीं, सनलाइट की एनर्जी में, तो वो वापस आते टाइम ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ छोड़ेगा, ज्यादा एनर्जी की वेवलेंथ छोड़ेगा तो कलर कुछ अलग दिखेगा। तभी तो एलियंस अगर आपने दिखाने, किस रंग के दिखाते हो एलियंस, या आपके दिमाग में आएगा या तो ब्लू या ग्रीन, ग्रीन मोस्टली दिखाते हैं एलियंस को। क्यों भाई, अपने जैसा क्यों नहीं दिखाते ऐसा, ये ऐसा क्यों नहीं दिखाते? उसका रीजन यही है कि हर प्लेनेट पे एनर्जी की कंडीशन अलग अलग होंगी, उसी वजह से कलर भी अलग अलग आएगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन अलग लेवल का होगा। यानी कलर कुछ नहीं है, कलर इज दी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कलर के बारे में बेसिक सी चीज हमने जान ली कि कलर कोई परमानेंट चीज नहीं है यार, कलर उड़ा भी सकते हैं, ब्लीच करते हो आप जैसे, कलर उड़ा दिया, ठीक है, क्रीम आती है गोरा करने की, गोरे हो जाओगे, लेकिन काला रॉयल कलर, ठीक, वो बेस्ट है। खैर वो बात अलग है, इंसान अच्छा होना चाहिए यार, कलर तो चेंज हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है कलर से। चलो जी, तो देखो वहन वाइट लाइट, ये वर्ड सुना है आपने, वाइट लाइट, 10th क्लास में सुना होगा। वाइट लाइट, सन की जो लाइट है उसको क्या बोलते हैं, वाइट, जो हमें दिखाई नहीं देती उस लाइट को क्या बोलते हैं, वाइट लाइट, ठीक है। वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स, कितने कलर्स मेनली हम बात करते हैं, 7। कौन कौन से, विबग्योर, विबग्योर मतलब सारे कलर का अगर आप कंबाइन कर दो तो कैसी लाइट बनेगी, व्हाइट लाइट बनेगी, यानी सभी कलर का कॉम्बिनेशन। तो अगर कोई भी एक व्हाइट लाइट पास की जाएगी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू, कैसे पास करेंगे हम, अभी एक ये बीकर था, इस बीकर में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। अब अगर अंधेरे कमरे में रखा है तो इस पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन अगर इसी कमरे में बल्ब जला दोगे तो व्हाइट लाइट पास हो जाएगी इसके अंदर से, ठीक है, समझ गए ना। पास कराने का मतलब है उस पे लाइट गिर रही है, तो अगर उस पे लाइट गिर रही है तो सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल, यानी जो भी आपका सैंपल होगा, जो ये हमने ये कंटेनर लिया था, यहां से लाइट आई, लाइट कौन सी आई है, व्हाइट। हमें पता है व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, कौन से, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर कलर थे 7 कलर, पता ना, वॉयलेट, इंडिगो, बी से क्या था, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये 7 कलर थे। अब इन 7 कलर में से कुछ कलर इस सैंपल के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाएंगे। यहां से व्हाइट लाइट आई, उसमें 7 कलर थे, 7 में से कुछ ये कंपाउंड अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, और इमिट करेगा जो बचे हुए कलर हैं। कुछ कलर क्या कर लिए उसने, अब्जॉर्ब कर लिए, और कुछ कलर को क्या करेगा, अब इमिट करेगा, ठीक है। तो जो कलर इमिट करेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर विच इज अब्जॉर्ब, मतलब जो कलर अब्जॉर्ब कर लिया ऑब्वियस सी बात है, उनके अलग जो कलर बच गए वही हमें दिखाई देंगे, और उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है कि उल्टा, उसका उल्टा, ठीक है। जैसे 7 कलर को मिक्स किया आपने, 7 कलर को मिक्स करने से कौन सी लाइट बनी, व्हाइट लाइट। उन 7 में से हो सकता है 4 कलर अब्जॉर्ब हो जाए, तो जो बचे 3 हैं वो उन 4 के यानी अब्जॉर्ब्ड के कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब समझ गए ना। तो ये याद रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर अब्जॉर्ब किए जाएंगे उनका कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है वो हमें दिखाई देगा। अब सोचो, जो अब्जॉर्ब कर लिए उसके अलावा जो बच गए वही तो छोड़ेंगे ना, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे दूं, जैसे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ग्रीन, उल्टा है, जैसे ऐसे एरो में अपोजिट लिखे ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो रेड का हो गया ग्रीन, ग्रीन का रेड, ठीक है। ब्लू का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लू, ठीक है। वॉयलेट का येलो, येलो का वॉयलेट। तो इस तरीके से 1-2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, अगर ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब की गई है किसी भी कॉम्प्लेक्स के द्वारा तो वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा कैसा हमें, वो हमें दिखेगा रेड। और अगर मान लिया किसी ने येलो को अब्जॉर्ब कर लिया तो वो आपको कैसा दिखेगा, वॉयलेट। अगर किसी ने ब्लू को अब्जॉर्ब कर लिया तो वो कैसा दिखेगा, ऑरेंज। तो ये कंसेप्ट है आपके कलर का। अब ऐसा होता क्यों है, कॉम्प्लीमेंट्री ही क्यों दिखता है, या अब्जॉर्ब क्यों होती है, वो सब कैसे, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का बताया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वो कैसे होता है, तो वो समझते हैं। द कलर
इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड, रीडिली का मतलब थोड़ा सा अच्छे, रीडिली का मतलब जिसको आप रीड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी चीज है, थोड़ी अच्छी खासी चीज है। रीडिली एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो सीएफटी थी हमारी, सीएफटी ने कलर के बारे में भी बताया। ये आपको याद हो, सीएफटी से पहले हमने पढ़ी थी वीबीटी, और वीबीटी की लिमिटेशन थी कि उसने कलर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, कलर के बारे में किसने बताया? सीएफटी ने। क्या बताया जी सीएफटी ने? कि वहन, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, वहन डी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन दे गेट एक्साइटेड। जो मैंने शुरू में बताया कि लाइट आई, उस लाइट की एनर्जी को डी के इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो गया उसका? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब अपनी जगह छोड़ के वो ऊपर चला गया। जैसे आपको भी मैं बहुत सारे पैसे दे दूं तो क्या करोगे आप? गांव को छोड़ के शहर में चले जाओगे। अगर किसी से मतलब पूछो तो आप बड़े बुजुर्ग से या आपके पापा से, तो वही होगा, बहुत सारे पैसे हो तो गांव में रह के, गांव को छोड़ के वो शहर में चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में आके उसने वो काम कर दिया, हाइयर एनर्जी पे चला गया। वहन इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू लोअर एनर्जी लेवल, यानी कुछ दिन बाद आपके पैसे खत्म होंगे तो आप वापस से अपनी रूट्स पे आ जाओगे। तो वहन इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू लोअर एनर्जी लेवल, अब नीचे आए तो वो एनर्जी को इमिट करेंगे। इट शो कलर हुज वेवलेंथ इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अब्जॉर्ब वेवलेंथ, यानी जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो चुकी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें देखने को मिलेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। अगर आपने डी ब्लॉक को पहले पढ़ लिया है तो उसमें ये वर्ड आया होगा डी ट्रांजिशन। उसमें भी हम कलर के बारे में जिक्र करते हैं, कलर ऑफ ये ट्रांजिशन मैटर, तो वो उसका रीजन भी क्या है? डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो वही बात, जो कलर कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू विच इज अब्जॉर्ब, जो अब्जॉर्ब हो गया। अब देखो होता क्या है, आपको याद हो सीएफटी ने बताया कि अगर मान लिया आपके पास कोई भी डी ऑर्बिटल है, मैं डी ऑर्बिटल बनाता हूं एक अच्छा सा, ये डी ऑर्बिटल है कोई हमारे पास। ठीक है, जब भी लिगेंड इस पे अटैक होगा तो इसकी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी? एवरेज एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो इसकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी। और एवरेज में भी हमने देखा कि अगर ओक्टाहेड्रल है तो 2 की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, 3 की एनर्जी एवरेज से घट जाएगी। और अगर टेट्राहेड्रल है तो 3 की एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगी और 2 की एनर्जी कम होगी। तो हम ओक्टाहेड्रल का केस मान के चलते हैं। ओक्टाहेड्रल में क्या होगा? 2 की जो एनर्जी है वो एवरेज से ज्यादा होगी और जो 3 की एनर्जी है वो एवरेज से कम होगी। ठीक है, चलो अब मान लिया आपके पास लोअर, अब यहां स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग का मतलब है दिस इज डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस है। इस अब क्या हुआ, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहां है इस तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां है। अब क्या हुआ, लाइट आई, ठीक है, इस साइड से आपने व्हाइट लाइट गिराई इस कंपाउंड पे कुछ ऐसे, तो ये यहीं पे आएगा, किसी एक में आप शो कर सकते हो, तो वो कुल मिला के लाइट यहाँ आएगी। ठीक है, अब व्हाइट लाइट यहाँ आई, व्हाइट लाइट यहाँ आने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी हाइयर स्टेट पे जाएगा, यानी अपने से ऊपर वाली एनर्जी स्टेट पे जाएगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन है, वो अपने से ऊपर वाली एनर्जी स्टेट पे जाएगा। इससे ऊपर कौन सी एनर्जी स्टेट है? ये तो है, यानी ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, थोड़ी देर रहेगा यहाँ, वो वापस से क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, जब वो नीचे आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। एनर्जी के इमिट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। देखो, अगर इससे इसकी तरफ एरो है, इसका मतलब लाइट इस पे गई है, इससे दूर एरो है, इसका मतलब इसके पास से गई है। और ये कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ
आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट थी, कुछ एनर्जी इसकी, इस इलेक्ट्रॉन की अब्जॉर्ब होगी ऊपर और नीचे जाने में। ठीक है, तो जो इसने अब्जॉर्ब की उसके अलावा जो बच गई वही आपकी वेवलेंथ यहाँ आएगी, तो आपको कलर दिखाई देगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर आप मूवमेंट देखो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखोगे तो कहाँ से कहाँ थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन था या फिर ये इलेक्ट्रॉन था डी ऑर्बिटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ भी क्या था डी ऑर्बिटल, और इन ट्रांजिशन हुई है यहाँ पे, ट्रांजिशन का मतलब चेंज हुआ है, बदला हुआ है, तो इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो जब भी आप ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के कलर के बारे में बात करोगे तो आपको एक वर्ड लिख देना है, दैट इज डी डी ट्रांजिशन। और ये डी डी ट्रांजिशन होता क्या है वो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। एक बार बहुत क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने क्या कही, मैंने कही कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, जब एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और अपने से ऊपर वाली स्टेट के अंदर चले जाएंगे। अगर ऊपर वाली स्टेट के अंदर चले गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खास बात है जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। तो जो वापस आते टाइम वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि अब्जॉर्ब करी है जाते टाइम, तो आते टाइम एनर्जी रिलीज करेगा। तो जिस वेवलेंथ की एनर्जी वो रिलीज करेगा वही कलर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन। क्लियर है? अब आपका सवाल होगा कि सर कोई कंडीशन भी है इसकी कि कब इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक्साइट करेगा और वापस आएगा? तो हाँ, इसकी एक कंडीशन है कि एटलीस्ट आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। मान लो इसी में ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो क्या यहाँ कलर देखने को मिलेगा? तो उसका आंसर है यस, देखने को मिलेगा। बेशक पेयर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी नॉर्मल स्टेट देखो यहाँ वाली, तो यहाँ वाली स्टेट में क्या था, 1 2 3 4 5 6 थे। ठीक है, अब यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी ट्रांजिशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो इस तरीके से होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। हालांकि उसमें कभी कभार नहीं भी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं, स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी के कारण आपको ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ भेजने में। ठीक है, एक केस फिर ये आया मेरा, कौन सा, ये, क्या यहाँ पॉसिबल है? यस, यहाँ भी पॉसिबल है। कैसे? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के इस खाली जगह में जा सकता है, इसका मतलब वो वापस भी आएगा और वापस आएगा तो कलर शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, यहाँ पे कलर शो नहीं होगा। यानी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूरा डी ऑर्बिटल आपका भरा हुआ है तो उस केस में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, तो कॉम्प्लेक्स का कलर भी दिखाई नहीं देगा। भाई मेरे को भी दे देना एक गिलास पानी। ठीक है, नाट्या नहीं करते, पानी ना पाप लागेगा। हाँ है, मैं बोलने तो लाग रहा हूँ सबका। ठीक है, तो ये बात। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो बैठेगा कहाँ, वो जगह नहीं है, उसके पास जगह नहीं है, तो इसका मतलब वो डी डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। थैंक यू। चलो ठीक है, तो ये सारी बात मैंने बता दी डी डी ट्रांजिशन के बारे में। इसको अब मैं कर देता हूँ साफ, क्योंकि यही फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं फिलहाल। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लो जल थोड़ा सा। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था कोई। ठीक है, इसने इतनी वेवलेंथ की लाइट ऑब्जॉर्ब की, इससे कोई मतलब नहीं है, नहीं देखना आपने। बस ये देखो कि कौन सा कलर इसने ऑब्जॉर्ब किया। इसने येलो ऑब्जॉर्ब किया तो कौन सा आ गया, वॉयलेट आ गया, येलो से वॉयलेट। ग्रीन किया तो रेड आ गया, ब्लू से येलो या ऑरेंज आ गया। ठीक है, रेड से वैसे ग्रीन आना चाहिए था लेकिन इसका ब्लू है, ये ब्लू और ग्रीन आसपास ही होते हैं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है।
मतलब या तो ये रेड नहीं होगा या ये एग्जैक्ट ब्लू नहीं होगा, ठीक है, इतना सब थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको देखने को मिलेंगे। अब आप पूछोगे क्या क्या ये टेबल याद करनी है? नहीं याद करनी। इसमें एक क्वेश्चन आता है सिर्फ ये वाला TiH2O6, लेकिन इसमें भी जब वो क्वेश्चन देगा आपको कलर के बारे में बता देगा कि इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन से ये कलर हो गया, क्यों हुआ बताओ, ठीक है। तो ये सारी बात तो आप समझ गए, क्लियर है। चलो, इन दी अब्सेंस ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड नहीं है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये स्प्लिटिंग कब हुई? ये स्प्लिटिंग तब हुई जब लिगेंड था। अगर लिगेंड ही ना हो तो ये सारे सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, यहां से चला जाए, अलग एनर्जी लेवल पे तो गया ही नहीं, अलग एनर्जी लेवल पे गया नहीं, तो डी ट्रांजिशन का मतलब हुआ नहीं कुछ, ठीक है। डी ट्रांजिशन नहीं हुआ, इसका मतलब कलर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यही बात लिख रखी है कि अगर लिगेंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, तो सब्सटेंस कलरलेस होगा, याद रखियो। यानी सिर्फ मेटल का आयन है, कौन सी मेटल का? ट्रांजिशन मेटल का सिर्फ आयन है, वहां पे लिगेंड नहीं है, तो उस केस में उसका कलर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स ऑन हीटिंग। वाटर रिमूव किसकी वजह से होता है? हीटिंग की वजह से तो होता है। यानी इस कंपाउंड को अगर आप गर्म करो, ये किस कलर का है? ये देखो, ये किस कलर का है? ग्रीन कलर का। इसको हीट करोगे तो किस कलर का हो जाएगा? उसका रीजन है ये कलरलेस हो जाएगा। सवाल आता है कि ऑन हीटिंग दिस कॉम्प्लेक्स इट्स कलर रिमूव्स, या इसका कलर चला जाएगा, क्यों जाएगा? तो उसका रीजन है कि कलर आता है लिगेंड की वजह से, क्योंकि लिगेंड स्प्लिटिंग करता है, स्प्लिटिंग करता है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है तो कलर आता है। लेकिन अगर लिगेंड ही ना होगा तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, यानी डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा, इसका मतलब कलर भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। चलो जी, और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक एग्जाम्पल है आपका CuSO4। आई थिंक ये तो सबने देखा होगा, कॉपर सल्फेट। 10वीं क्लास में मैं जब जहाँ पढ़ाता था वहां भी बहुत बार दिखा है आपको कॉपर सल्फेट, अब फिर दिखा रहा हूँ। देखो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन, इसको पानी में डालते ही ये होता था, ठीक है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां भी ये आता है कॉपर सल्फेट, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब क्या ये प्योर कॉपर सल्फेट है? नहीं, ये एक्चुअल में कॉपर सल्फेट का कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये वाला CuSO4.5H2O, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है, CuH2O5 और यहाँ पे सॉरी H2O5 और यहाँ SO4 लगाओ या 2 पॉजिटिव लगाओ, वो आपकी मर्जी। ये ऐसा होता है, लिगेंड है, H2O तो लिगेंड है, लिगेंड है तो इस वजह से इसका कलर कैसा आता है? इसका कलर ब्लू आता है, सिर्फ इस H2O की वजह से। और अगर इसको हटा दो, यानी इसी चीज को एक टेस्ट ट्यूब में भरो आप और उसको गर्म करते रहो जब तक कि लिक्विड ना बन जाए। गर्म करोगे तो इसके अंदर का जो पानी है, जो ये H2O है, ये उड़ जाएगा, ठीक है। अगर ये उड़ जाएगा इसका मतलब लिगेंड नहीं बचेगा, लिगेंड नहीं बचेगा तो उसका कलर भी नहीं होगा। यानी जादू देखो आप, मतलब कितनी वो फैंटेसी वाली चीज है। इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को गर्म करो, ये पानी जैसा बन जाएगा, मतलब पानी जैसा कलरलेस बन जाएगा। सोचो आप, है ना कमाल की चीज, केमिस्ट्री का जादू। कलरों से बहुत खेलती है केमिस्ट्री। इसको गर्म करो, कलर उड़ जाएगा इसका। देखो आप, रीजन क्या है? क्योंकि लिगेंड की वजह से कलर आता है, लिगेंड की वजह से कलर आएगा, तो इसकी जब गर्म करोगे लिगेंड उड़ जाएगा, H2O है क्योंकि वो उड़ जाएगा, तो उसका कलर नहीं होगा, ठीक है। ये सवाल भी आता है कि जब इसको आप गर्म कर दोगे तो उसका कलर कैसा होगा? तो वो कलरलेस हो जाएगा। या इसमें से पानी हटा दोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? वाइट, ठीक है, बिना H2O के, CuSO4 का, ठीक। नेक्स्ट है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड ऑन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स मे बी सीन बाय द कंसिडरिंग। क्या इसको समझाता हूं मैं, उससे पहले समझो। जैसा लिगेंड वैसा कलर, यानी लिगेंड बदल दो कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने बात की कि हर लिगेंड की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक फील्ड होती है। उसकी वजह से ही क्या स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की।
यानी अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा, अगर आपने वीक लिया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम। अब इसी डिफरेंस की वजह से ही तो कलर आ रहा है। इसका मतलब अगर सेम कंपाउंड में सिर्फ लिगेंड बदल दो आप, सिर्फ लिगेंड बदल दो, तो उससे क्या होगा, उससे कलर बदल जाएगा। ठीक है, कलर किसकी वजह से, लिगेंड की वजह से। लिगेंड बदल गए, स्प्लिटिंग बदल गई, स्प्लिटिंग बदल गई, एनर्जी बदल गई, और एनर्जी ही कलर है। कलर इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखियो आगे से। ठीक है, तो इसको एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से भी हम समझ सकते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। कैसे, ये सब राम कहानी आप पढ़ लेना, वो मैं समझा दूंगा यहाँ पे। कि ये हमने कंपाउंड लिया, ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है, दिस कंपाउंड इज ऑफ ग्रीन कलर। ऊपर हमने देख लिया कि ये ग्रीन कलर का है। इसमें हमने बहुत सारा ईएन डाल दिया, एक्वा सॉल्यूशन है यानी पानी में घुले हुए सारी चीज। इसमें हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, ईएन, इथेन 1,2 डाइएमाइन। अब क्या करेगा, इथेन जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो इस H2O को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा और कर देगा। ठीक है, एक ईएन 2 H2O को रिप्लेस करेगा। रीजन क्या है कि जो ईएन है वो कैसा लिगेंड है आपका, वो बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी वो 2 लोन पेयर देगा। और अब Ni को 6 लोन पेयर चाहिए तो 4 H2O और एक ईएन, यानी एक ईएन 2 लोन पेयर देगा। ठीक है, 2 H2O बाहर हो गए। तो जो ग्रीन कलर का था ये कंपाउंड, सेम मेटल है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन लिगेंड बदल गया तो उसका कलर कैसा हो गया, पेल ब्लू। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड को लेते हैं, इस कंपाउंड को लिया हमने और इसकी रिएक्शन और ज्यादा ईएन के साथ करवा दी, तो ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हो ये ग्रीन नहीं आएगा, ये आएगा पेल ब्लू, ब्लू कलर। ठीक है, और ये भी ग्रीन नहीं आएगा, ये आगे देखें क्या आएगा। तो ये पेल ब्लू कलर का था, इसमें और ईएन डाल दिया तो 2 H2O और हटा दिए उसने। अब क्या कंपाउंड बच गया, Ni, 2 H2O और 2 ईएन। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वही रहेगा। ठीक है, +2। लेकिन अब इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा बस ईएन ही मिलाया, ईएन मिलाने से सेम कंपाउंड का कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। ठीक है, अब इसी पर्पल में, अब ये कैसा है, पर्पल, इसी पर्पल कंपाउंड में थोड़ा सा और ईएन आपने मिला दिया तो उससे ये पर्पल भी नहीं रहा, ये कैसा हो गया, वायलेट। तो सेम कंपाउंड है, सिर्फ आप थोड़ा सा लिगेंड बदलते जा रहे हो, उसका कलर थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। तो इस सीरीज ऑफ रिएक्शन से हम समझ पाते हैं कि जो कलर है किसी भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का, वो किसकी वजह से है, वो लिगेंड की वजह से है। क्योंकि लिगेंड स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग से डीडी ट्रांजिशन होता है, डीडी ट्रांजिशन से लाइट इमिट होती है और वही लाइट हमें दिखाई देती है। ठीक है, हर चीज लाइट इमिट करती है। हवा जो है ना आपके चारों तरफ दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, लाइट तो इमिट ये भी कर रही है, लेकिन इसकी जो लाइट है वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती। विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा ना कि आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको 60 टुकड़ों में तोड़ रखा है, वेवलेंथ को। 60 टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारा है विजिबल का, जो हम देख पाते, बाकी को हम नहीं देख पाते। अगर आप सबको देख पाते ना तो आपके आसपास ना इतना कबाड़ा दिखता आपको। क्यों दिखता, इतने फोन के सिग्नल, इतने वाईफाई के सिग्नल, इतने रेडियो के सिग्नल, पता नहीं इसका सिग्नल उसका सिग्नल, ये सारे सिग्नल दिखते आपको क्योंकि सारे तो वेव है, और वेव है तो उनकी वेवलेंथ भी है। इसलिए भगवान ने आपको बहुत सही बना रखा है, आपको लिमिटेड चीजें दिखा रहा है, वो बहुत लिमिटेड, क्योंकि सारी चीज देख ली ना सहन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो कभी कभार ये दुख होता है ना हम लोगों की, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। भगवान बहुत सोच समझ के आपको लिमिटेड चीज देता है, खुश रहा अगर उसी में। चलो, ये थोड़ा सा फोटो के थ्रू भी दिखा दिया कि ये जो था आपका ग्रीन कलर था, फिर ये थोड़ा सा पेल ब्लू हो गया, पेल का मतलब होता है हल्का, हल्का ब्लू हो गया, फिर ये वॉयलेट हो गया, और फिर लास्ट में ये आपका, सॉरी, ये पर्पल हो गया और लास्ट में वॉयलेट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एवरीडे लाइफ, यानी जो हमने एवरीडे लाइफ में, अब ये तो आपने देखा नहीं होगा, कॉपर सल्फेट तो चलो आपने देख लिया, लेकिन कुछ ऐसी और चीजें जो आपको अमेजिंग लगेगी कि यार ये भी कॉम्प्लेक्स की वजह से है। तो देखो, रूबी सुना है आपने, रूबी, रत्न सुने होंगे, वो 8-9 रत्न होते हैं, उंगलियों में पहनते हैं अंगूठी बना के, तो उनमें से एक है रूबी। रूबी, रूबी क्या है एक्चुअल में, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर वाइट होता है। तो अब ये ऐसा रेड रेड क्यों हुआ,
अब इसी अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में थोड़ा सा क्रोमियम आप डाल दो, या नेचर डालती है, हम नहीं डालते, उसमें थोड़ा सा नेचर ने क्या डाल दिया, क्रोमियम के आयन डाल दिए। अब हमें पता है क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसने बनाया, ठीक है, तो रिप्लेस कुछ जो Cr3 आयन थे उनने Al3 को रिप्लेस कर दिया, और जो Cr3 पॉजिटिव थे उन्होंने ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बना ली, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। अब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या दिखाएगा, डी ट्रांजिशन दिखाएगा, और डी ट्रांजिशन की वजह से हमें उसका कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से रूबी आपका रेड कलर का होता है। ऐसे जितने पत्थर होते हैं, जितने जेमस्टोन होते हैं, सभी का यही रीजन है। एमराल्ड है, जैसे एमरोल्ड, एमरोल्ड बोलते हैं इसे, क्या होता है ये, पन्ना शायद, हाँ पन्ना बोलते हैं इसे, पन्ना तो सुना होगा आपने, पन्ना, पयादन, हीरा पन्ना। तो वो जो पन्ना है, पन्ना इज नथिंग बट एमरोल्ड। हमारे यहाँ मॉल भी है एक लखनऊ में, एमरोल्ड करके, एमरोल्ड मॉल। मेरे को जब मैं ये पढ़ रहा था तब मेरे को पता चला कि अरे इसका मतलब ये होता है। तो देखो एमरोल्ड क्या होता है, वो एक मिनरल होता है, ये उसका फॉर्मूला है अजीब सा, जिसके अंदर बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ये सब पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा उसके अंदर क्या भी पाया जाता है, क्रोमियम भी। और क्रोमियम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा तो उस वजह से उसका ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये देखो फोटो आप, ठीक है, दिस इज पन्ना, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी कलर की, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखो किस तरीके से आते हैं। गिव द रीजन फॉर द वॉयलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का कलर वॉयलेट क्यों है, मतलब वॉयलेट की जगह कुछ भी दे दो वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेन फोकस करना है कलर, कलर कलर क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ CFT के बेसिस पे। तो आप क्या लिखोगे कि ये जो कलर आता है ये डी ट्रांजिशन की वजह से आता है, ठीक है। इसमें ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका स्प्लिट, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के यहाँ चला जाएगा, और फिर वापस आते टाइम वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। और वो जो एनर्जी होगी वो किस कलर की होगी, वो वॉयलेट कलर की होगी, इस वजह से हमें वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। ये सारी बातें यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। यहाँ एनर्जी के बारे में जिक्र है, इसको याद करने की ज़रूरत हमें नहीं है, बस ये होना चाहिए कि वो स्प्लिटिंग करते हैं एनर्जी का, ठीक है। सारी बात लिख रखी। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो T2G लेवल से येलो ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करेगा, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं किस लाइट को ऑब्जर्व करेगा, और EG लेवल में जाएगा, ठीक है, और फिर अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे देगा, वही सब बात। नेक्स्ट है, अगर इसको आप हीट करो तो क्या होगा, इसका कलर उड़ जाएगा क्योंकि लिगेंड उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो वही सारी बात लिख रखी है। वाई द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ग्रीन एंड दिस इज कलरलेस, ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो H2O है, H2O की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और इस Cn की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो वो आपका डी ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, यही बात लिख रखी है। 3d8 है, बट जो Cn है उसकी वजह से आपका पेयर कर लेंगे सारे इलेक्ट्रॉन, देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज कलरलेस। जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको, यहाँ जो बताया था कि अगर सारे पेड इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में वो डी ट्रांजिशन कभी कभार नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि वो आपस में बंधे हुए हैं, पेयरिंग एनर्जी से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी से बंधे हुए हैं तो वो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो फिर विजिबल स्पेक्ट्रम में आपकी नहीं आती। इस वजह से जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड है वो कलर को शो नहीं करते, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन आता है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट सवाल है, ऑन द बेसिस ऑफ CFT एक्सप्लेन वाई इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड है, और इसको हीट करने से क्या होगा। यानी ऊपर वाले जो दो सवाल थे इन दोनों सवालों को मिक्स कर दिया, ठीक है। मैंने उत्तर भी ऐसे ही कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। फिर से कह रहा हूँ कि ये एनर्जी याद करने की जरूरत हमें नहीं है, बस ये पता होना चाहिए स्प्लिटिंग होगी। नेक्स्ट, और जो मैंने लिख रखे हैं एग्जैक्ट आंसर भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से आप याद करोगे, ठीक है।
जैसे कभी कभार यही सवाल अगर केस स्टडी में आते तो 1 नंबर के आते हैं। अब 1 नंबर में इतनी राम गाथा थोड़ी लिखोगे आप, उसमें तो थोड़ा सा लिख दोगे, उसमें तो सिंपली लिख दोगे कि इस कंपाउंड में डी ट्रांजिशन होता है इसलिए ये कलर्ड है। जब इसको हीट करेंगे तो लिगेंड चला जाएगा, उसकी वजह से डी ट्रांजिशन नहीं होगा। बस इसका और इसका दोनों सेम Fe के कंपाउंड है, 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम आएगा, लेकिन इनके कलर में डिफरेंस है। क्यों? तो उसका रीजन है क्योंकि दोनों के अंदर जो लिगेंड है वो अलग अलग है, लिगेंड अलग अलग है तो स्प्लिटिंग अलग अलग होगी, डी ट्रांजिशन अलग अलग होगी, इस वजह से उनका कलर अलग अलग है। फिर ये कलर्ड क्यों है? उसका रीजन वही है, डी ट्रांजिशन होगी, डी ट्रांजिशन होगी तो कलर दिखेगा आपका। ठीक है, आप इसमें CFT बना के दिखा दो। कलर के बारे में जब भी बात आए CFT बना दो, हर क्वेश्चन में CFT बना दो। आप CFT बनाओगे, डी ट्रांजिशन दिखाओगे। ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग, यानी इनका ऑर्डर क्या होगा? अब देखो, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन, सीधा सा हिसाब। अब इन तीनों में Ni है, लेकिन फर्क किस चीज का है? लिगेंड का। ठीक है, लिगेंड का फर्क है। अब तीनों में से स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? NO2, उससे वीक NH3 और उससे वीक H2O। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा, जो वीक लिगेंड है वो कम अब्जॉर्ब करेगा। दिस इज दी एनर्जी। अब इसने पूछा है क्या? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी का तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग ये, फिर ये, फिर ये, तो इस तरीके से। लेकिन उसने किसका पूछा है? उसने पूछा वेवलेंथ का, और वेवलेंथ हमें पता है वो उल्टी होती है, E = hc/λ, यानी इनवर्स रिलेशन है दोनों में। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो अगर आपका एनर्जी का ऑर्डर ये आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी। तो H2O की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और NO2 के केस में वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, समझ गए? ये सवाल अब तक आया नहीं है, लेकिन NCERT का सवाल है तो एक अब की बार या उससे अगली बार आ ही जाएगा। ठीक है, आपकी अच्छी किस्मत हुई तो क्या पता आपके में आ जाए। 8वां सवाल है, एक्वस कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का होता है, वो ग्रीन होगा अगर उसके अंदर हम क्या डाल दें? पोटेशियम फ्लोराइड डाल दें। पहला सवाल तो क्यों? ए ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, हाँ, पोटेशियम क्लोराइड डाल देंगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ब्राइट ग्रीन का, और अगर पोटेशियम फ्लोराइड डाल देंगे तो वो ग्रीन का होगा। ऐसा क्यों? तो उसमें क्या है, वही मैंने बताया ना। देखो, अगर कॉपर सल्फेट है आपका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बोल दे, ठीक है, तो उस केस में उसका फॉर्मूला होगा ये वाला, CuH2O4SO4। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कभी कभार 5 होता है, कभी कभार 6 होता है, कभी कभार 4 होता है। जो यहाँ पे जैसे पीछे हमने देखा था वहाँ 5 था, यहाँ 4 है, तो वो कोई सा भी आ सकता है। आप 4 वाला याद रखो। ठीक है, तो ये ब्लू कलर क्यों है? इस कॉम्प्लेक्स की वजह से है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में डी ट्रांजिशन होगी तो ये ब्लू कलर का है। अब जब इसमें आपने KF डाल दिया तो H2O जो है वो F जो F बच गया, F भी एक लिगेंड है ना, तो उस F के द्वारा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब H2O की अपनी स्प्लिटिंग थी, F की अपनी स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग अलग होने की वजह से उसका कलर भी अलग अलग आएगा। ठीक है, और सेम रीजन आपका Cl का है। ठीक है, कि अगर हम H2O को हटा देंगे उसकी जगह Cl आएगा, Cl की स्प्लिटिंग अलग होगी, Cl की स्प्लिटिंग अलग होगी, तो वहां पे कलर अलग आएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है इस टॉपिक का, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ KCN इज एडेड टू ए एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट में बहुत सारा KCN डाल दो तो क्या होगा? तो वही होगा, H2O जो है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? Cn आ जाएगा। बस why there is no precipitate of copper sulfide is obtained when H2, मतलब अगर इस गैस को आप पास करो तो कोई भी एक ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा जिसमें कॉपर और S यानी CuS नहीं बनेगा। CuS क्यों नहीं बनेगा? तो उसका रीजन क्या है कि ये जो कंपाउंड बना, अब Cn जो है, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यानी उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाएगा। अब स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाएगा, उसकी जगह पे कौन आया है? S आया, मतलब जब उसको पानी में डालेंगे तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, Cu और Cn का बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी Cu फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, वो हमेशा किसके साथ मिलेगा? Cn के साथ। और अगर वो Cn के साथ मिलेगा इसका मतलब वो सल्फेट के साथ कंपाउंड नहीं बना पाएगा, और यही बात इसने लिख रखी है। ठीक है, तो रीजन क्या है?
साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सट्रीमली स्टेबल, यानी जो कॉम्प्लेक्स बना है अब आपका वो स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से डज नॉट डिसोसिएट और आयनाइज इन वाटर टू रिलीज फ्री कॉपर आयन, हमें फ्री कॉपर आयन नहीं मिलेंगे, फ्री कॉपर आयन नहीं मिलेंगे तो जो H2S का S है वो इस कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे CuS नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही पूछ रखा था उसने। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कितना टाइम, 35-40 मिनट हो गया। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल क्या होते हैं? दी होमोलेप्टिक कार्बोनाइल्स, कार्बोनाइल का मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल लिगेंड ओनली। होमोलेप्टिक का मतलब सेम ही लिगेंड, और वो लिगेंड भी कौन सा? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कौन होता है भाई? कार्बोनाइल होता है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आर फॉर्म्ड बाय दी मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल CO के साथ रिएक्ट करती है और CO के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाती है। कौन से कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी CO को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो खास बात होगी। CO के बारे में एक और खास बात है, बता दो फटाफट। यस, CO इज मोस्ट स्ट्रोंग लिगेंड। CO सबसे स्ट्रोंग लिगेंड है, ये उसकी खास बात है। अब वो स्ट्रोंग क्यों बना, उसके पीछे एक रीजन है, और वही रीजन इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इस जहाँ पे CO आता है, और उसमें जो हमारे सिलेबस में है सबसे ज्यादा वो है ये टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। क्या कंपाउंड है ये? NiCO4। यहाँ पे जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे CO के ऊपर चार्ज नहीं होता, उसकी वजह से Ni पे भी कोई चार्ज नहीं आता। शेप कैसी आती है इसकी? अगर आप निकालोगे तो इसकी शेप आती है टेट्राहेड्रल। sp3 नहीं, हाँ sp3 शेप आएगी, sp3 शेप आएगी। तो फिर इस तरीके से Ni, एक बॉन्ड S से, एक बॉन्ड S से, 3 बॉन्ड इस तरीके से आप लगा दोगे। यहाँ पे हर जगह है CO। C और O को बड़ा छोटा मत कर देना, दोनों सेम साइज के, क्योंकि अगर CO को बड़ा छोटा कर दिया तो आपको ऐसे लगेगा कि कोबाल्ट लिख रखा है। कोबाल्ट नहीं है, वो कार्बोनाइल यानी CO है। ठीक है, अगर पेंटा कार्बोनाइल आयरन है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? आयरन यानी Fe, और उसके साथ में पेंटा यानी 5 कौन? कार्बोनाइल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगर 5 है, 5 में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? 5 में आपका स्ट्रक्चर होता है Fe, 3 बॉन्ड इस तरीके से, यानी एक उसमें प्लेन में। ठीक है, ये आपका एक प्लेन को शो करने के लिए डैश लाइन बनाई जाती है। अब एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, और यहाँ पे कौन लगा देना है? CO। ठीक है, CO CO CO। शेप का नाम भी लिख देता हूँ, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, समझ गए? ये सवाल आ सकता है कि ड्रॉ दी शेप ऑफ फलाना, वो फलाना कौन? इनमें से कोई सा आ सकता है आपका। एक है हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम जीरो। हेक्सा मतलब 6, क्रोमियम के साथ में क्रोमियम CO6। ठीक है, और जीरो का मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चार्ज भी कैसा आएगा? जीरो, क्योंकि CO पे तो कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, और 6 में हमें पता है कौन सी शेप बनती है? ऑक्टाहेड्रल, तो बना देंगे यहाँ पे Cr 4 कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ, और हर जगह लगा देंगे CO। इसके दो नाम हैं, कौन कौन से? एक नाम इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल, जैसे ये ट्राइगोनल था वो स्क्वायर बाई पिरामिडल है, या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है कौन सा? डेका कार्बोनाइल डाई मैग्नीज, यानी 2 मैग्नीज के साथ 10 कार्बोनाइल। ठीक है, इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5। कैसे होगा ये देखो, पहली बात तो इसका फॉर्मूला आएगा Mn2CO10। ठीक है, और शेप कैसी होगी? ये स्ट्रक्चर आ सकता है आपके, 2 Mn होंगे, Mn Mn।
इसने कही है कि Mn और Mn के बीच में बॉन्ड होगा, थोड़ा सा पास लिख लेते हैं, Mn और Mn के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। और हर Mn के बट्टे कितने CO आ रहे हैं, 5। 5 में कौन सी शेप होती है, 5 में होती है आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो देखो ये तो हमने बनाई वो ट्रायंगल टाइप, ठीक है, और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, और यहाँ भी ये हमने बनाई वो ट्रायंगल टाइप और एक बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए साफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखने में समझने में आपको आसानी होगी। मिट जा, हाँ, ठीक है, समझ गए ना। Mn और Mn के बीच में बॉन्ड और 5 उसके, नहीं, एक सेकंड, कितने, ये तो 1 2 3 4 ही लगे, 5 कैसे, तो दोबारा बनाते हैं इसको। 5 CO लगाने हैं ना हमने, 5 CO लगाने हैं। तो Mn और Mn के बीच में बॉन्ड और 5 CO, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 6। और 6 वाले में हमें पता है कौन सी शेप आती है, 6 वाले में शेप आती है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप बनानी है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगी, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। तो ये तो बन गया वो प्लेन टाइप सा, ठीक है, हमारा ये बन गया ना वो प्लेन। अब इस प्लेन में एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ, ठीक है। सेम इस Mn का एक बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड ऐसे और 2 बॉन्ड आपके इस तरीके से। तो ये तो बन गया एक प्लेन, इनका, इसका, इसका और इसका, ठीक है, ये वो प्लेन बन गया। और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, वो हम लगा देंगे बाद में, पहले मैं इसको साफ कर दूं क्योंकि ये अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। और ये भाई साहब सब एक बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। यहाँ हर जगह क्या आएगा, CO 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 CO। शेप कैसी होगी, दोनों Mn की ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टा यानी 8, कार्बोनाइल कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट यानी 2 कोबाल्ट और 8 वो, तो लगा देंगे फॉर्मूला बताओ पहले। हाँ, अब दिखेगा आपको, फॉर्मूला बनेगा कोबाल्ट कितने 2 और CO कितने, CO आएंगे 8, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही, इसमें भी 0 था ना, हाँ 0 था। अब इनको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप CO बनाओ, 2 CO बनाएंगे हम, 1 CO 2 CO, इनके बीच में आ गया बॉन्ड, ठीक है। अब हमें लगाने हैं 4 CO दोनों पे, और बॉन्ड करने टोटल कितने, 6। तो अब कैसे होगा, यानी एक एक CO हमें शेयरिंग में लगाना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से, देखो कोबाल्ट जो है शेप वही बनाएगा, कौन सी आपकी, जैसे पिछली बार बनाई थी हमने, इस तरीके से, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ एक बॉन्ड नीचे की तरफ, ठीक है। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ठीक है। अब हमें हर टोटल 4 CO लगाने हैं, लेकिन जगह कितनी है, कितनी जगह है, जगह कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा गेम करेंगे, और वो गेम क्या है, इस तरीके से ना लिखने की बजाय हम लिखेंगे कुछ इस टाइप से। ये CO, एक सेकेंड, कोबाल्ट है ना, ये CO यहाँ, ये CO यहाँ, इन दोनों का कॉमन एक CO, इन दोनों का कॉमन एक CO, ठीक है। और फिर इसके कितने बच गए, 3 इसके 3 इसके, CO 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 CO। देखियो इस CO में और इस CO में कंफ्यूज मत हो जाना, ये CO बड़ा C छोटा O, और ये दोनों बड़े CO को कार्बोनाइल और ये कोबाल्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इसका। अगर आप इस कोबाल्ट के बारे में सोचो तो 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 हो गए। और इस कोबाल्ट के बारे में सोचो तो 1 2 3 और 4 हो गए। और अगर दोनों कोबाल्ट को देखो तो उन्होंने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस कोबाल्ट ने 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपका कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर आप ये ध्यान रख लो, पेपर में आ सकते हैं, आज तक आए नहीं लेकिन आ सकते हैं।
एनसीईआरटी में गिवन है तो आ सकते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड के बारे में इतनी ज्यादा बातें हो क्यों रही हैं, कुछ तो रीजन होगा। वो रीजन क्या है समझो। द मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, सारे बॉन्ड कैसे हैं, कैसे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन सब में सिंगल बॉन्ड होते हुए भी सिग्मा कैरेक्टर भी है और पाई कैरेक्टर भी है। वो कैसे आया वो समझो। दी मेटल कार्बन, एमसी का मतलब वो मत समझना, एमसी का मतलब होता है मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनाइल सिग्मा बॉन्ड is formed by donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon to the vacant orbital of metal। यानी M और C के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो क्यों बनता है, कार्बन के पास लोन पेयर है, मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल है, तो कार्बन अपना लोन पेयर मेटल के डी ऑर्बिटल में जमा कर देगा। तो वहां से कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड आपको याद हो तो कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो उस केस में आपका बॉन्ड कैसा बनता है, सिग्मा। यानी ये कोई मेटल है, ठीक है। इस मेटल का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ले लिया। हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का होता है, आपको पता हो तो। ये कार्बन है, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल हमने ले लिया, ठीक है, कोई सा, बाकी सब कार्बन के ऑर्बिटल होंगे, मैं नहीं पता कहाँ है। तो इनके बीच में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। फिलहाल इलेक्ट्रॉन किसके पास है, फिलहाल इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होने से आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये मेटल है, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ बीच में आ गया। तो ये जो हेड टू हेड आपका बॉन्ड बना है, इस हेड टू हेड बॉन्ड को ही बोलते हैं कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास भी है और मेटल के पास भी है। अब द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी बनता है। मैंने बताई ना, दोनों करेक्ट होते हैं, सिग्मा भी और पाई भी। सिग्मा तो आपने समझ लिया कैसे है, अब पाई कैसे आया, उससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जो था हमारा कौन से इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। याद है जब हमने एमओटी पढ़ी थी 11th क्लास में, तो वहां 2 चीजें आई थी, एक तो थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बीओ और एक थे एबीएमओ या एबीएमओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कैसे थे ये, मान लिया हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे। दूसरा हाइड्रोजन था, उसका ऑर्बिटल भी कैसे होता है, ऐसे। जब ये दोनों आपस में जुड़े यानी H और H बना, तो उससे एक सिंगल ऑर्बिटल बन गया। 2 ऑर्बिटल थे, 2 से 1 बन गया, तो एक तो खाली रहा ना, वो एक कहाँ हो गया, वो एक एक्चुअल में बन जाता है एंटी बॉन्डिंग। यानी जब भी कंपाउंड बनता है तो जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए वो ऑर्बिटल हो जाएंगे बॉन्डिंग, और जो खाली ऑर्बिटल हो गए उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ देखो, मेटल का ऑर्बिटल था, कार्बन का ऑर्बिटल था, तो मेटल का ऑर्बिटल जो था ये बन गया बॉन्डिंग, और कार्बन का जो ऑर्बिटल था जो कि पहले भरा हुआ था लेकिन बाद में उसके इलेक्ट्रॉन मेटल वाले में शिफ्ट हो गए, तो वो बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब समझो आप, ये हमारी मेटल थी, इस मेटल के पास में ये तो आपका कैसा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं, और इसके पास बाकी कुछ डी ऑर्बिटल भी होंगे, ठीक है। दिस इज अदर डी ऑर्बिटल, अदर डी ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपका सी था, इस पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम शिफ्ट करके यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका कार्बन था, कार्बन का एक, ठीक है, ऑर्बिटल था जिसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें गए, ठीक है। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ में
शेयरिंग करेंगे, ठीक है, इसके साथ में शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करने से क्या होगा, शेयरिंग करने से इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब जो ये पैरेलल शेयरिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो क्या हुआ, मेटल और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन से, सिग्मा और पाई। सिग्मा कब बनता है, सिग्मा जब बनता है जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल के बिना हाइब्रिडाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में आते हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये मैंने 11th में थोड़ा बहुत आपको समझाया था, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये आपके टीचर ने समझाया होगा। बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि कभी कभार उल्टी बॉन्डिंग हो जाती है, यानी किसी एक कंपाउंड के पेयर दूसरे के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सवाल नहीं आते, ठीक है। इससे यही सवाल आता है कि उसके अंदर दो टाइप के कैरेक्टर पाए जाते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा कब बनता है, जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन मेटल के ऑर्बिटल में आएंगे, और पाई कब बनेगा, जब मेटल के ऑर्बिटल कार्बन के खाली ऑर्बिटल में जाएंगे। सीधा सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। दोबारा बता दूं, दो टाइप के बॉन्ड सिग्मा पाई, कैसे कैसे बनेंगे, जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन मेटल के पास जाएंगे पूरे के दोनों, ये दोनों, तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जब मेटल के इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग का ध्यान रखा, एंटी बॉन्डिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, कहीं भी डबल बॉन्ड शो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी डबल बॉन्ड बन रहा है क्योंकि वो हिडन है, एंटी बॉन्डिंग में है, वो बॉन्डिंग में नहीं है, एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है। तो ये बात आ गई कि दो करैक्टर आते हैं, ठीक है, और इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जी का मतलब सिनर्जी आ गई दोनों में, सिग्मा और पाई बॉन्ड मिल गए एक साथ, ठीक है, बॉन्डिंग होगी उनकी, ठीक है, कंबाइन हो गए, वो कंबाइन इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। इसी वजह से CO आपका बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो टाइप के बॉन्ड बनाता है। अब सोचो एक बॉन्ड के बदले आपको दो बॉन्ड मिल जाए, तो दो बॉन्ड मिल जाए तो वो कैसा होगा, आपका ज़्यादा पावरफुल होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। अगर इसको आप एक सिंगल फोटो में समझना चाहो तो कुछ ऐसा होता है, ये कोई मेटल है आपकी, इस मेटल के पास एक ऑर्बिटल जो होगा वो आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, किसके साथ में, कार्बन के साथ में, ये कर ली, जिससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और एक मेटल का ये होगा आपका, ये कैसी बॉन्डिंग करेगा, ये आपकी पाई बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ये कैसी पाई और ये कैसा सिग्मा, बस बात खत्म, ठीक है। जो ये सिग्मा बना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कार्बन से मेटल के पास आए हैं और यहाँ मेटल से इसके पास आए हैं, बस ये समझना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ स्टार मार्क कर दो, ये स्टार का मतलब होता है कि ये एंटी बॉन्डिंग है, देखो यहाँ भी स्टार लिख रखा है ना, पी स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग है वो, ठीक है। बस हो गया, खत्म। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 5 मिनट और लूंगा, 10 मिनट और, ठीक है। ये फटाफट आपको समझा देता हूँ और फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म। लास्ट एक आइसोमेरिज्म बच जाएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम आता है, आप देखोगे ना, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगा रहे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हाँ हर जगह है वो। सबसे पहले तो केमिकल एनालिसिस। देखो केमिस्ट्री में जब भी एनालिसिस की बात होती है, एनालिसिस का मतलब है कि आप, कोई आपको एक रैंडम सी चीज़ दे दे, आपको पता करना हो कि इसके अंदर क्या क्या है, कितना है, कितने परसेंट है, इस चीज़ को बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। और केमिकल एनालिसिस दो तरीके का होता है, एक है क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। जैसे आपको सोना खरीद के लाए, कोई आपसे पूछे कि इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, तो आप कैसे करोगे, आप चेक करोगे कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल है, क्या उसमें 100% सोना है, क्या उसमें 98% सोना है, क्या उसमें 70% सोना है, या क्या पता उसमें 0% सोना ऊपर आपको चेप दिया हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितने हैं, वो क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें बहुत काम आते हैं। काम कैसे आते हैं, कुछ कंपाउंड हैं जैसे EDTA है, EDTA तो
ये नाम ध्यान है ना, इथेन ना, इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। डीएमजी है डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम, ठीक है, ग्लाइकोजाइम। अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप नेप क्या लिख दिया ये, नेप्थोल, बीटा नेप्थोल, नाम ध्यान नहीं करने, बस आपको यह ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आते हैं, ठीक है। क्यों काम आते हैं कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बताते हैं। कलर का केमिस्ट्री में बहुत महत्व है। क्यों महत्व, आपको याद हो एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, अब वहां पे पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हो आप, क्यों करते हो, क्योंकि उसका कलर जो है एसिड में अलग और बेस में अलग, ठीक है। तो कलर का डिफरेंस आ गया ना, कलर के डिफरेंस से हमें पता चलता है कि उसके अंदर एसिड है कि बेस है, तो कलर से पता मोस्टली चीज हमें लग जाएंगी, ठीक है। और ये भी जब कंपाउंड बनाते हैं हमें पता है लिगेंड जो है, जितना अलग अलग लिगेंड होगा तो उसके अंदर अलग अलग कलर आएगा, तो कलर से हमें पता लग जाता है कि उसके अंदर क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का आपको पता होगा, वाटर दो तरीके का होता है, एक सॉफ्ट वाटर एक हार्ड वाटर। अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो हार्ड वाटर होता है, मतलब सब, अगर आप पानी देखोगे, पानी कुछ पानी ऐसा होता है जिसके अंदर साबुन का यूज आप कर सकते हो, कुछ पानी ऐसा होता है जिसके अंदर साबुन का यूज नहीं होता, वो साबुन जाग बनाता ही नहीं है, ठीक है। आप देखोगे जो आपके नदी का पानी है उसमें साबुन अच्छे से लग जाएगा, लेकिन कभी कभार जोड़ का पानी या कुछ घरों में समरसिबल लगाते हैं उसके पानी में साबुन नहीं लगता। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर जो मेटल्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा है, और कौन सी मेटल, खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये मेटल ज़्यादा है, ये मेटल पानी को हार्ड बनाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। उसके अंदर आप नहाना, कपड़े धोना, पीना ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने हार्डनेस चेक करनी है तो उसके लिए भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, उसके अंदर ना लिगेंड डाल दो, लिगेंड डाल दिया, अब ये अगर मेटल हैं तो ये मेटल हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे किसके साथ, लिगेंड के साथ। तो मान लिया आपने 100 लिगेंड डाल दिया, 100 में से 50 कंज्यूम हो गए, तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर 50 लिगेंड जितनी कैपेसिटी है, यानी 50 इसके अंदर एटलीस्ट सी और एमजी प्रेजेंट होंगे जिन्होंने कंपाउंड बनाया, ठीक है। मान लो कोई दूसरा सैंपल है उसमें 70 आपके बच गए, तो इसका मतलब वो कम हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, धरती के अंदर से मेटल को निकालना। अब धरती के अंदर जो मेटल होती है वो ऑलरेडी कंपाउंड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर क्या करते हैं, लिगेंड डाल देते हैं। लिगेंड डालते हैं तो वो मेटल जो है लिगेंड के साथ बाउंड होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेती है, और फिर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से हम प्योर मेटल को कैसे भी करके रिड्यूस करके, जैसे जिंक के साथ मिला दिया, एग्जाम्पल है गोल्ड जो है वो साइनाइड के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है। यानी जहां भी गोल्ड होगा, आप मतलब एक सैंपल दे दिया आपको, एक पत्थर दे दिया, पत्थर में ना बहुत सारा सोना छिपा हुआ है, तो क्या करो, पत्थर के बहुत सारे टुकड़े करो और उसके अंदर क्या डाल दो, उसके अंदर आप डाल दो साइनाइड, CN, वो डाल दिया। अब जितना भी गोल्ड था वो साइनाइड के साथ अच्छा कंपाउंड बनाता है, तो जो भी गोल्ड था उसके अंदर उसने साइनाइड के साथ कंपाउंड बना लिया, और वो एक अलग से एक फॉर्मेशन आ गई। मान लिया वो नीचे बैठ गया, वो ऊपर इकट्ठा हो गया, मेनली नीचे बैठता, वो नीचे बैठ गया, ठीक है। फिर वो आपने उसको निकाला, उसको निकाल के उसकी रिएक्शन करवा दी जिंक के साथ। अब जिंक ने क्या किया, जिंक ने इस AU को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू AU, ठीक है। अब जिंक के साथ रिप्लेस कर दिया तो फिर AU अलग हो गया, और यही हम चाहते थे, AU को अलग करना, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो ये स्टेप था, यही क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी एक मेटल का कंपाउंड था उसमें से मेटल को अलग करना, वो क्या कहलाएगा, प्योरिफिकेशन। एक्सट्रैक्शन अलग है, एक्सट्रैक्शन है बहुत सारी चीजों में से मेटल को छाट के लेकर आना। प्योरिफिकेशन का मतलब है मेटल कंपाउंड फॉर्म में है, उसको अकेला आपने बनाना है, ठीक है, मेटल को अलग करना है। तो एग्जाम्पल या तो आप यही डाल सकते हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जिंक के साथ रिएक्ट करवा देते हैं जिससे AU जो है यानी गोल्ड जो है वो अलग हो जाता है, या फिर आप डाल सकते हो ये इम्प्योर निकल जो है वो ये कंपाउंड बना लेगा, और फिर हम CO को अलग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, निकल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बायो में तो भर भर के इंपॉर्टेंस है किसकी, आपकी
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि हमारे शरीर में मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कहाँ कहाँ है देखो, आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस, किसकी वजह से होता है फोटोसिंथेसिस? इज ड्यू टू द पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल इज द रीजन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल क्या है? इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मैग्नीशियम का। एमसीक्यू आ सकता है, क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच एलिमेंट? तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल आपने देख लिया। हीमोग्लोबिन, अरे भाई सबने सुना होगा हीमोग्लोबिन, तो कहाँ पाया जाता है? हमारे खून के अंदर। क्या काम है हीमोग्लोबिन? अपने साथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन एक प्रकार से ट्रक है जो ऑक्सीजन को अपने अंदर भर के ले जाता है, ठीक है, ब्लड तक। तो जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या है? वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। तो बोलते हैं ना हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? लोहा। किस फॉर्म में? हीमोग्लोबिन फॉर्म में। और हीमोग्लोबिन क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका? आयरन का। ठीक है, हमारा जो खून लाल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन या फिर हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन और आयरन एक ही बात है। आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है? हीमोग्लोबिन। और है जैसे विटामिन B12, विटामिन बी किसके काम आता है? बी फॉर बेरी बेरी, बेरी बेरी यानी अपनी आँख। ठीक है, तो जो आपका विटामिन B12 है वो भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका? कोबाल्ट का। ठीक है, और ये क्या है? एंटी परनीशियस या फिर एनीमिया फैक्टर। एनीमिया मतलब आंखों के अंदर खून की कमी। ठीक है, एंटी मतलब उसका उल्टा। चलो, और कुछ एंजाइम है। एंजाइम का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन चल रही है उनमें यूज होने वाले कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर यूज होने वाले कैटलिस्ट को बोलते हैं एंजाइम। बस उसी का दूसरा नाम एंजाइम रख दिया। तो कुछ एंजाइम है जैसे ये है, इनके नाम भूल जाओ। ये क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ठीक है, और ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। किस मेटल के हैं वो नहीं दिया गया, कोई जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, यानी हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में यूज होते हैं। ठीक है, ये तो थे क्या बायो में यूज होने वाले। हमारे शरीर के अंदर कुछ कैटलिस्ट हैं जो कि आपके इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे एक विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये आपके एक बार CBSE में भी आया हुआ है कि व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। तो आप बोल देंगे विल्किंसन कैटलिस्ट इज ए कैटलिस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये बातें लिखनी थी 1 नंबर में। ठीक है, इट इज यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का हाइड्रोजिनेशन करना हो। एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन तो समझते हो, एल्कीन को एल्केन में बदलना यानी हाइड्रोजन ऐड करना। तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज कर सकते हो आप? विल्किंसन। ये उसका फॉर्मूला है और ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका? RH का। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आपने नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? जैसे ये पेन आप देख रहे हो, इस पे क्या करना है? एक मेटल की परत चढ़ानी है। तो कैसे चढ़ाओगे? इसको हम डाल देंगे एक सॉल्यूशन में जिसके अंदर ऑलरेडी मेटल प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो मेटल इसके ऊपर आके चिपक जाएगी। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसान होती है अगर वो मेटल इस फॉर्म में हो, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, तो यहाँ मेटल का कॉम्प्लेक्स से उधर जाना आसान होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी आता था। गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी डिपोजिटेड ऑन आर्टिकल मोर स्मूथली एंड यूनिफॉर्मली यूजिंग देयर कॉम्प्लेक्स आयन। यानी अगर हम उन मेटल का कॉम्प्लेक्स आयन यूज करें तो वो मेटल यहाँ से निकल के इजीली उस आर्टिकल पर स्मूथली जाकर बैठ सकती हैं, यानी इलेक्ट्रोप्लेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है। फोटोग्राफी में कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपने सुनी होगी, पुराने टाइम में होती थी, अब तो नहीं होती ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। उसके अंदर क्या होता था? एक फोटो ले ली, यानी एक केमिकल जाता था जो कि डिस्टेंस के हिसाब से या कलर के हिसाब से अपने आप को स्प्रेड कर लेता था कि कितना होगा, और फिर उस केमिकल को हम हटाते थे। वो जनरली क्या होता था? AgBr। तो कभी कभार वो रह जाता था वहीं पे, तो अनडिकम्पोज्ड AgBr जो है उसको रिमूव करने के लिए हम सॉल्यूशन का यूज करते थे। किसके सॉल्यूशन का? इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो ये जब हम डालेंगे तो ये जो है Ag के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, यानी जो एक्सेस Ag है वो इसके साथ मिलके एक कंपाउंड बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो Ag उसके अंदर प्रेजेंट था वो निकल जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो था। और लास्ट है आपका मेडिसिनल, यानी मेडिसिन के अंदर यूज। बायो के अंदर देख लिया, मेडिसिन के अंदर देख लो। तो जो चिलेटिंग एजेंट है, ठीक, आर यूज्ड टू रिमूव एक्सेस एंड पॉइजनस मेटल फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड चिलेट थेरेपी।
एक मेडिकल टर्म है दैट इज चेलेट थेरेपी। चेलेट थेरेपी क्या है, हमारे शरीर के अंदर कभी कभार क्या होता है, टॉक्सिक मेटल जो है, हानिकारक मेटल जो है वो चली जाती है। जैसे कुछ मेटल तो हमारे अंदर प्रेजेंट ही है, लोहा है, कुछ मात्रा में सोना है, थोड़ा बहुत सिल्वर है, ये है। लेकिन अगर कुछ और मेटल जो हमारे लिए अच्छी ना हो, कोबाल्ट हो, ठीक है, या कुछ और हो, वो अच्छी नहीं है, वो चली जाए, तो उस केस में उनको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सोचो आप, एक पानी है, पानी के अंदर लोहा घोल दे, पानी के अंदर लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े घोल दे, कैसे निकालोगे उसको? छान भी नहीं सकते क्योंकि पार्टिकल बहुत पतले पतले हैं। कैसे करोगे? एक दिमाग का लगा सकते हो आप, उसके अंदर मैग्नेट डाल दो, मैग्नेट क्या करेगा, वो लोहे के जितने पार्टिकल है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे, मैग्नेट को बाहर निकाल लो तो आपका पानी साफ हो गया। इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी मेटल जमा हो जाए, हार्मफुल, पॉइजनस, ठीक है, जैसे लेड है वो पॉइजनस है, मरकरी है वो पॉइजनस है, तो वो मेटल जब शरीर के अंदर चली जाए तो उस केस में हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम लिगेंड उसके अंदर डाल सकते हैं। किसके अंदर? हमारे शरीर के अंदर। वो लिगेंड क्या करेगा, उस लिगेंड एक प्रकार से मैग्नेट का काम करेगा उन मेटल्स के लिए। तो वो मेटल लिगेंड के पास आएंगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगी और फिर हम उसको बाहर निकाल लेंगे किसी भी फॉर्म में, मेडिकल की फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जाम्पल देखो, और जो चिलेट है कंपाउंड, वो हमें पता है जो चिलेट कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो हम जनरली चिलेट लिगेंड का ही यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बनेगा तभी उसको वापस निकालते टाइम वो डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक्सेस कॉपर को निकालना हो तो इसका यूज करेंगे, याद नहीं रखना आपको। ये कंपाउंड है, ये एक्सेस आयरन को, EDTA है, ये याद रखना पड़ेगा। EDTA जो है वो लेड पॉइजनिंग को, हमारे शरीर के अंदर लेड चला जाए, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? EDTA का, क्योंकि EDTA ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है विद लेड, और कंपाउंड बना लेगा, फिर उस कंपाउंड को आप निकाल सकते हो। एक है सिसप्लेटिन, या फिर इससे रिलेटेड कोई सा भी प्लेटिनियम का कंपाउंड, प्लेटिनियम का कंपाउंड, वो यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ये सवाल भी आपका आ सकता है, यानी लास्ट के दो तो एटलीस्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट में किस कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है? तो प्लेटिनम से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स। लेड पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए किस कॉम्प्लेक्स का यूज किया जा सकता है, क्या किस लिगेंड का यूज किया जा सकता है? तो वो है आपका EDTA, ठीक है। तो ये सारे यूज थे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई थिंक आपको तीनों कंसेप्ट जो हैं वो समझ में आएंगे। अच्छा, इससे क्या मैंने ये बता दिया था कि इससे सवाल क्या आएगा? इससे जो अब तक सवाल आया वो यही आया है कि जो CO है वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है एज कम्पेयर टू कोई सा भी दे देगा, NH3 दे देगा, H2O दे देगा। क्यों? तो उसका रीजन होगा क्योंकि CO के अंदर दो तरीके के करेक्टर पाए जाते हैं, सिग्मा और पाई, और दो बॉन्ड की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड आपका बनाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं लास्ट लेक्चर के साथ इस चैप्टर के, और उसके बाद थोड़ा सा मुझे माफ़ करें, ब्रेक एक बार फिर लूँगा मैं, क्योंकि अब मेरे को घर जाना है रक्षाबंधन पे, 2-3 दिन वहाँ लगेंगे और फिर वापस आऊँगा, अपना सेटअप वगैरह करूँगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चैप्टर के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट मेरे को मंजूर कर दो दिवाली से पहले, लेकिन आपका सिलेबस मैं करवा दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा बीच में गैप आता रहेगा, ऐसे 3-4 करके 3-4 दिन, तो वो थोड़ा सा आप सहन कर लेना, ठीक है। चलो जी, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को प्यारी सी राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।